Hey guys, welcome to the physics lecture series of class 11th. As you know that the topic that we are discussing here is the physical world and measurement, and last time we finished studying the propagation of the error. So now today we are going to take up the next topic in the section of error analysis. So let us move to the lecture. So as I told you that the chapter that we are studying here is the physical world and measurement, and the section that we are discussing here is error analysis. And the last time the things that we studied was all about the propagation of error, how the error gets propagated in the operation of addition, subtraction, multiplication, and the division. So today we are going to study yet another topic in the section of error analysis, which deals with the accuracy and the precision. And I'll switch the language. So चलिए आज का जो टॉपिक है एक्यूरेसी और प्रिसिशन, उसको हम समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन होती क्या है। तो उसको 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 समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली रीड थ्रू द टेक्स्ट. So the two terms, accuracy and precision, are often used interchangeably, but they have specific meaning and both of them are relative terms. तो जैसा कि हमें पता है कि जो accuracy और precision है, accuracy और precision को हम commonly इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कॉमनली हम क्या समझते हैं? कॉमनली हम समझते हैं कि जो ये वर्ड एक्यूरेसी है और ये जो वर्ड प्रिसिशन है, ये दोनों वर्ड्स सेम मीनिंग कैरी करते हैं। कॉमनली हम क्या समझते हैं कि कॉमनली हम समझते हैं कि जो ये 2 वर्ड्स है जो ये 2 वर्ड्स है एक्यूरेसी का वर्ड और प्रिसिशन का वर्ड, ये सेम मीनिंग कैरी करते हैं। सेम मीनिंग कैरी करते हैं, कॉमनली हम ये समझते हैं और इनको हम इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है फिज़िक्स की या साइंस की, जो वर्ड एक्यूरेसी है और जो वर्ड प्रिसिशन है, इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं और इनको इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरचेंजेबली हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस पॉइंट को याद रखें। Accuracy or precision, they carry different meaning and cannot be used, and therefore cannot be used interchangeably. So तो इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं और ये दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि व्हिच वन ऑफ द टू इज़ मोर एक्यूरेट एंड व्हिच वन ऑफ द टू इज़ लेस एक्यूरेट, और व्हिच वन ऑफ द टू इज़ मोर प्रिसाइज़ एंड व्हिच वन ऑफ द टू इज़ लेस प्रिसाइज़। तो चलिए, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं in common language. But as far as the science is concerned, they have specific meaning and therefore cannot be used interchangeably. तो चलिए हम समझते हैं कि एक्यूरेसी दरअसल होती क्या है। एक्यूरेसी को समझने के लिए हम सिंपली देखेंगे कि एक्यूरेसी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ए मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। तो एक मेजरमेंट जो हमने की है, तो मीन्स जो मेजरमेंट्स हमने की है, उन मेजरमेंट्स को हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट्स एक्यूरेट है। मीन्स इनमें अच्छी एक्यूरेसी है। कब कहते हैं? इफ द एवरेज वैल्यू, अगर एवरेज वैल्यू, लेकिन किन का? डिफरेंट मेजरमेंट्स का। डिफरेंट मेजरमेंट्स जो हमने वहां पर की है, अगर उन डिफरेंट मेजरमेंट्स का जो एवरेज वैल्यू आता है, अगर वो एवरेज वैल्यू क्लोज हुआ किसके? ट्रू वैल्यू के या करेक्ट वैल्यू के, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? उस वक्त हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है या जो मेजरमेंट हमने की है, वो मेजरमेंट एक्यूरेट है। आई होप कि अंडरस्टैंड हो रहा है कि एक मेजरमेंट को कहा जाता है कि ये एक्यूरेट है कब? अगर उन मेजरमेंट्स सभी को लिया जाए, उनका जो एवरेज वैल्यू है वो फिर कैलकुलेट किया जाए। अगर वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ रहा है, मीन्स वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रहा है, तो उस वक़्त हम कहते हैं कि जो मेजरमेंट हमने की है, वो मेजरमेंट एक्यूरेट होती है। याद रखिए, मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
हालाँकि जब हमने वो मेज़रमेंट्स की होगी, ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ है, ये भी एक-दूसरे के क्लोज़ हो। It is not necessary for the individual measurements to be close to each other. लेकिन accuracy में necessity या necessary condition ये है कि जो average value है, it has to be close to the true value. It has to be close to the true value. I hope कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि accuracy क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि accuracy क्या होती है, आप सिंपली कहेंगे कि accuracy एक मेजरमेंट की होती है या हम कहते हैं कि एक मेजरमेंट accurate है कब कहते हैं अगर जो एवरेज वैल्यू है डिफरेंट मेजर वैल्यूज का लिया जाए और वो क्लोज आए या वो नजदीक आए मींस उसकी हाई प्रॉक्सिमिटी हो टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी और इस सारे प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है देखना कि इंडिविजुअल जो मेजरमेंट्स है वो एक दूसरे के क्लोज है कि नहीं इम्पोर्टेंट थिंग इज टू सी वेदर the average value is close to the true value. I hope कि ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो हम इस तरीके से मीन्स वर्डिंग को चेंज करेंगे कि एक्यूरेसी दरअसल क्या होती है किसी भी मेजरमेंट की। एक्यूरेसी हमें बताती है कि कितना एवरेज वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू की। मीन्स एक्यूरेसी से हमें सिंपली ये अंदाजा मिलता है कि जो एवरेज वैल्यू है मेजर्ड वैल्यूज का या डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज का वो कितना क्लोज है वो एवरेज वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के सिंपली हम कह सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट measures how close the average value of the different measured values is to the true value. तो चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो आई होप कि जो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बारी आती है प्रिसिशन क्या है? इसके बाद हम समझेंगे कि प्रिसिशन होती क्या है? तो चलिए प्रिसिशन को समझ लेते हैं कि प्रिसिशन होता क्या है? तो उसके लिए देखेंगे कि अ मेजरमेंट इज़ सेड टू बी प्रिसाइज़ तो हम कहते हैं कि जो एक मेजरमेंट है ये मेजरमेंट प्रिसाइज है व्हेन डू वी से दैट द मेजरमेंट इज प्रिसाइज कब कहते हैं हम कि मेजरमेंट प्रिसाइज होती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हो अगर मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हो और इस तरीके से जो ये मेजर्ड वैल्यूज है ये एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होंगे एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होंगे तो उस वक्त हम कहते हैं कि मेजरमेंट प्रिसाइज है तो सिंपली कहेंगे कि जब मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है या इस तरीके से कहेंगे जब मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे ये एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होंगे तो सिंपली हम कहेंगे कि मेजरमेंट को प्रिसाइज कब कहते हैं हम इसको प्रिसाइज तब कहते हैं जब मेजर वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होंगे या इस तरीके से मेजर वैल्यूज एवरेज वैल्यू के क्लोज होंगे अगर ये एवरेज वैल्यू अब ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो ये एक्यूरेट बन जाएगी आई होप कि ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हो रही है कि प्रिसिशन हमें बताता है कि जो मेजर वैल्यूज है ये वो एक दूसरे के क्लोज कितने हैं और इस तरीके से बताता है कि जो ये मेजर वैल्यूज है ये एवरेज वैल्यू के कितने क्लोज है आई होप कि दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर तो प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट तो प्रिसिशन किस पे डिपेंड करेगा तो प्रिसिशन चूंकि हमें बताता है कि हाउ क्लोज आर द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर एंड आल्सो टू द एवरेज वैल्यू तो जो हमने मेजरमेंट की है जितना हमारा लीस्ट काउंट छोटा होगा जितना हमारा लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना क्या होगा उतनी ही ज्यादा प्रिसिशन आएगी मेजरमेंट में उतनी ज़्यादा प्रिसिशन आएगी किसमें? मेजरमेंट में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रिसिशन है मेजरमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज़ द प्रिसिशन। क्योंकि जब हम छोटे लीस्ट काउंट वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे, जो मेजर्ड वैल्यूज़ आएँगे, वो एक दूसरे के क्लोज़ आएँगे, कंपेयर टू द the high least count या compare to the bigger least count of the same measuring instrument तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त जो मेजर वैल्यूज होंगे वो एक दूसरे के दूर होंगे
आई होप कि जो ये लीस्ट काउंट है या लीस्ट काउंट प्रिसिजन किस तरीके से लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। तो प्रिसिशन एक मेजरमेंट की डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज़ द प्रिसिशन। तो आई होप कि जो ये एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा और जो ये प्रिसिशन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रिसिशन का की जो डेफिनिशन है, ये भी आपको क्लियर हुई होगी। तो इसको हम अब एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अब समझते हैं कि जो ये प्रिसिशन है और जो ये एक्यूरेसी है, ये होता क्या है? तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 10 मीटर। आप मानिए कि जो एक्चुअल लेंथ है एक रूम की, वो कितनी है? वो है 10 मीटर। वो कितना है? वो है 10 मीटर। और क्या हो रहा है? 4 डिफरेंट पर्सन्स, 4 अलग-अलग लोग या पर्सन क्या कर रहे हैं? ये अपना रिज़ल्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 5 मेज़रमेंट्स में। उनके 5 मेज़रमेंट्स में सिंपली कह रहा है कि एक रूम है हमारे पास, उस रूम की जो लेंथ है वो कितनी है? 10.5 मीटर उसकी एक्चुअल लेंथ है। उसकी एक्चुअल लेंथ 10.5 है और फिर 4 लोगों को लाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप इस रूम की जो लेंथ है उसको मेज़र कीजिए और वो जो 4 लोग हैं वो मेज़रमेंट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वो 5 मेज़रमेंट्स लेते हैं। 5 मेज़रमेंट्स लेते हैं और उन 5 मेज़रमेंट्स में वो बताते हैं कि इस रूम की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि एरर तो मेज़रमेंट में ऑटोमैटिकली आएगा, तो वो मेज़रमेंट्स थोड़े मतलब मेजर वैल्यूज़ थोड़े डिफरेंट होते हैं एक-दूसरे से। तो चलिए हम देखते हैं कि जो ये 5 मेज़रमेंट्स है जो इन 4 डिफरेंट पर्सन्स ने रिपोर्ट की है वो क्या-क्या है? तो उसको हम समझेंगे। आई होप कि जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको समझ में आई होगी कि एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो जो पर्सन तो यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट लिखी है कि इस साइड से हम मेज़रमेंट फर्स्ट मेज़रमेंट और जो कौन-सा पर्सन है वो मेज़रमेंट कर रहा है लिया है। तो पहले फर्स्ट मेज़रमेंट जो फर्स्ट पर्सन या पर्सन ए जो है उसकी पहली मेज़रमेंट, पर्सन ए की दूसरी मेज़रमेंट, पर्सन ए की तीसरी मेज़रमेंट, पर्सन ए की चौथी मेज़रमेंट और 5वीं मेज़रमेंट। इसी तरीके से पर्सन बी की पहली मेज़रमेंट यहाँ पर आएगी, दूसरी मेज़रमेंट यहाँ पर आएगी। आई होप कि पॉइंट क्लियर है। तो देखते हैं, जो पर्सन ए है, पर्सन ए की पहली मेज़रमेंट मीन्स जब इसने रूम की जो लेंथ है वो मेज़र की, जो फर्स्ट मेजर वैल्यू इसने मतलब इसको मिला, वो मिला इसको 10.3। ये हुआ फर्स्ट मेजर वैल्यूज़ 10.3, दूसरा इसको मिला 10.4, तीसरा इसको मिला 10.5, चौथा इसको मिला 10.6 और पाँचवा इसको क्या मिला 10.7 और इनकी एवरेज कितनी आती है 10.5। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए 10.5। इसी तरीके से पर्सन बी ने भी यही मतलब इस रूम की जो लेंथ है वो मेजर की। तो उसको क्या मिला? पर्सन बी को मिला 10 मीटर्स इसकी लेंथ, दूसरी मेजरमेंट इसने की 10.1 मिला इसको, फिर 10.2 मिला इसको, 10.3 मिला, 10.4 और 10.5 इसको मेजर वैल्यूज़ मिले और पर्सन सी 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9 और जो एवरेज वैल्यू है वो है 10.5, इसको एवरेज वैल्यू 10.2 निकला। और इसी तरीके से पर्सन डी ने भी जब इस रूम की जो लेंथ है वो मेज़र की और वो कितना आया, तो वो लेंथ इसकी आई 10.1। तो जब पर्सन डी ने मेज़र किया जो इस रूम की लेंथ पहला मेजर वैल्यू इसका 10.1 आया, दूसरा आया 10.7, तीसरा आया 10.9, चौथी मेजरमेंट 11.1 और पाँचवीं मेजरमेंट इसकी 11.3 आई। सो दैट जो एवरेज वैल्यू है इसका वो इस तरीके से आ रहा है। एवरेज वैल्यू, आई होप कि जो ये डेटा है, आपको ये डेटा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो 4 पर्सन्स हैं, उनकी 5 ऑब्जर्वेशंस या 5 मेजरमेंट्स क्या है, इसी रूम की। और हमें पता है कि जो ट्रू जो इसका ट्रू वैल्यू है या जो इसका करेक्ट वैल्यू है, वो कितना है? वो है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। अब हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये मेजरमेंट। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें लिखी है, जो पर्सन ए है, पर्सन ए की मेजरमेंट्स को मैंने इस तरीके से लिखा है,
पर्सन बी की मेजरमेंट्स को मैंने इस तरीके से दिखाया है, पर्सन सी की मेजरमेंट्स को मैंने इस तरीके से दिखाया और पर्सन डी की जो मेजरमेंट्स है, वो मैंने इस तरीके से दिखा रखी है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं और आप याद रखिए कि ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैं मेजर वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मेजर वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में और ये कोई स्केल यहाँ पर ली गई है। स्केल, ये यहाँ पर स्केल है, उसी स्केल पर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अगर हम पहली जो पहला पर्सन है 3 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 और 10.7 की अगर हम बात करें, तो उस के जो मेजरमेंट्स हैं उनको मैंने इस तरीके से लिस्ट किया हुआ है 1, 2, 3, 4th एंड 5th मेजरमेंट। पहले हम देखेंगे जो ट्रू वैल्यू 10.5 है। ट्रू वैल्यू 10.5 मीटर है और वो मैंने रखा है कि जो ट्रू वैल्यू है वो मैंने इससे डिनोट किया, इस एरो से डिनोट किया हुआ है, जो जो कुछ स्काई ब्लू कलर का है, इससे मैंने जो ट्रू वैल्यू है उसको डिनोट किया हुआ है। तो ट्रू वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है, जो पहली मेजरमेंट है वो ट्रू पर्सन ए की वो ट्रू वैल्यू से नीचे है, तो पहली मेजरमेंट यहाँ पर आएगी। दूसरी मेजरमेंट इसकी ये है, तीसरी मेजरमेंट यहाँ पर आएगी, चौथी मेजरमेंट यहाँ पर, पाँचवीं मेजरमेंट यहाँ पर। जब हमने इन पाँचों की एवरेज निकाली, वो एवरेज 10.5 आ रही है। वो एवरेज क्या आ रही है? वो एवरेज भी 10.5। तो जो ये रेड एरो है, ये कोइंसाइड कर रहा है ट्रू वैल्यू के एरो के साथ। क्लियर? तो यही चीज़। तो इससे क्या हमें एक तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, जो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है या इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है, ये एक दूसरे के क्लोज़ है, एक दूसरे के क्लोज़ है। और साथ ही में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू किसके क्लोज़ है? ट्रू वैल्यू के। तो हम ये कहेंगे कि जो ये मेजरमेंट जो पर्सन ए ने की है, ये हाईली एक्यूरेट है और इसमें हाई प्रिसिशन है या हाई इसमें एक्यूरेसी है और इसमें हाई प्रिसिशन है। हाई एक्यूरेसी क्यों है इसमें या इसमें गुड एक्यूरेसी है या हाई एक्यूरेसी है? क्यों? क्योंकि जो एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत ही क्लोज़ है। इन फैक्ट वो इसी मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ये हाईली एक्यूरेट है। साथ ही में ये ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज़ क्यों है? क्योंकि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो इस वजह से इसमें हाई प्रिसिशन है। तो चलिए दो जो पर्सन बी है, तो पर्सन बी को हम देखेंगे कि as far as the precision and we are seeing all these things as far as the accuracy and precision of these measurements are concerned। तो चलिए देखते हैं जो पर्सन बी है, पर्सन बी की मेजरमेंट्स क्या आती है 10.0, 10.1, 10.3 सो सभी जो मेजर वैल्यूज़ है वो ट्रू वैल्यू के नीचे आ रही है, ट्रू वैल्यू के नीचे आ रही है। तो ट्रू वैल्यू तो ये है हमारा ट्रू वैल्यू। तो इस ट्रू वैल्यू के नीचे आ रही है सभी मेजर वैल्यूज़। तो पहला जो मेजर वैल्यू वो आ रहा है फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है, फिफ्थ यहाँ पर है और जो इनका एवरेज वैल्यू आ रहा है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर आ रहा है। पहले हम देखते हैं, तो पहले हम नोटिस करेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से दूर है। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू से एट अ डिस्टेंस है, मीन्स दूर है। तो हम कहेंगे कि जो ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में पुअर एक्यूरेसी है। इस मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं है। लेकिन साथ ही में हम देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यूज़ है, ये मेजर वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज़ है और इस तरीके से ये मेजर वैल्यूज़ किसके क्लोज़ है? ये एवरेज वैल्यू के क्लोज़ है। तो हम कहेंगे कि जो ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में हाई प्रिसिशन है। मेजरमेंट में क्या है? हाई प्रिसिशन है। तो चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है कि प्रिसिशन क्या होती है या मतलब ये तो जो पर्सन बी ने जो मेजरमेंट की है, उस मेजरमेंट में पुअर एक्यूरेसी है लेकिन हाई प्रिसिशन है साथ साथ ही साथ प्रिसिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए तीसरी जो पर्सन सी ने की ऑब्जर्वेशंस है, मेजरमेंट्स की है उसको हम देखेंगे। तो 1.3,
1.5, 1.7 और 1 मतलब 10.9, 10.1, 10.3, 10.5, 10.7 एंड 10.9 और एवरेज वैल्यू 10.5 आ रहा है। तो इसी को मैंने इस तरीके से लिस्ट किया है। जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ट्रू वैल्यू के नीचे आ रही है, दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो भी ट्रू वैल्यू के नीचे, तीसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आएगी, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर। तो इसका जो ट्रू वैल्यू है वो यहाँ पर है। इसका जो एवरेज वैल्यू है वो भी यहीं पर आ रहा है। एवरेज वैल्यू भी इसी पॉइंट पर आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे कि जो पर्सन सी ने जो मेजरमेंट की है वो मेजरमेंट हाई एक्यूरेसी वाली है। वो मेजरमेंट हाई एक्यूरेसी वाली है। क्लियर? मेजरमेंट क्या है? हाई एक्यूरेसी वाली है। लेकिन साथ ही में हम देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यूज है, मेजर वैल्यूज स्प्रेड आउट है। मेजर वैल्यूज क्या है? स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट है। मेजर वैल्यूज स्प्रेड आउट है, मीन्स ये मेजर वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज नहीं है और इस तरीके से ये एवरेज वैल्यू के भी क्लोज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि जो ये पर्सन सी ने जो मेजरमेंट की है इसमें पुअर प्रिसिशन है। एक्यूरेसी तो इसमें हाई थी, लेकिन जब प्रिसिशन की बात आती है प्रिसिशन इसमें पुअर है। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ है। तो अब पर्सन डी की तरफ हम चलते हैं। पर्सन डी की ऑब्जर्वेशन इस तरीके से है। तो अब हम देखते हैं कि जो पर्सन डी है, पर्सन डी का जो पहला मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के नीचे आ रहा है और जो बाकी के जो मेजर वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यू के ऊपर आ रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ऊपर आ रहा है, मीन्स वो ट्रू वैल्यू के उतना नजदीक नहीं है जितना नजदीक इस ऑब्जर्वेशन में है या इस ऑब्जर्वेशन में है या इस मेजरमेंट में है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो हम इस तरीके से कहेंगे कि जो पर्सन डी ने जो मेजरमेंट की है उसमें एक्यूरेसी खराब है, मीन्स उसकी पुअर एक्यूरेसी है, उसकी एक्यूरेसी पुअर है। साथ ही में हम क्या देखते हैं? साथ ही में हम देखते हैं कि जो मेजर वैल्यूज है वो क्या है? वो है स्प्रेड आउट। मेजर वैल्यूज स्प्रेड आउट है, मेजर वैल्यू स्प्रेड आउट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं ये स्प्रेड आउट है। एक दूसरे के यहाँ पर 0.2 की फर्क है, यहाँ पर 0.2 की फर्क है, यहाँ पर भी 0.2 की फर्क है। क्लियर? तो कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में और इनके कंपैरिजन में ये ऑब्जर्वेशन स्प्रेड आउट है, मीन्स फैली हुई है। तो इससे हम क्या कहेंगे? इससे हम ये कंक्लूड करते हैं और इस तरीके से क्योंकि स्प्रेड आउट है तो जो मेजर वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यू के भी क्या है? वो ट्रू वैल्यू से भी दूर है। अगर आप ये मेजर वैल्यू देखिए ये तो बहुत ज़्यादा दूर है ट्रू वैल्यू के, ये भी थोड़ा दूर है, ये भी दूर है। मीन्स कंपेयर टू दिस एक ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा दूर है ट्रू मतलब एवरेज वैल्यू के। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो पर्सन डी की जो मेजरमेंट है वो ना सिर्फ उसमें एक्यूरेसी खराब है बल्कि उसकी प्रिसिशन भी पुअर है। तो आई होप कि जो ये प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट है और जो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिसिशन किसे कहते हैं और एक्यूरेसी किसे कहते हैं। एक्यूरेसी में सिंपली बताता है कि जो एवरेज वैल्यू है वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, और प्रिसिशन हमें बताता है कि जो मेजर वैल्यूज है वो एक दूसरे के कितने क्लोज है, या जब एक दूसरे के क्लोज होंगे ऑटोमेटिकली वो कितना क्लोज है एवरेज वैल्यू के। तो दरअसल ये टू वे स्टेप है। अगर कोई मेजरमेंट प्रिसाइज होगी तो हम कहेंगे कि जो मेजर वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है, जो एवरेज वैल्यू के नजदीक है, सॉरी ट्रू वैल्यू के नहीं एवरेज वैल्यू के नजदीक है। अगर ये मेजरमेंट एक्यूरेट हुई तो ये एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक होता है, ट्रू वैल्यू के नजदीक होता है। तो एक एक्यूरेसी को मतलब एक मेजरमेंट को अच्छा होने के लिए ना सिर्फ इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए बल्कि इसमें प्रिसिशन भी साथ ही साथ होना चाहिए। तो आई होप कि जो प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो क्या हम कहेंगे? पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे
अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि जो जैसा कि मैंने कहा प्रीवियसली कि जब कभी भी हम मेज़रमेंट करते हैं, जब कभी भी क्या हम करते हैं? हम करते हैं मेज़रमेंट। जब कभी भी हम क्या करते हैं? हम करते हैं मेज़रमेंट। तो इस मेज़रमेंट में क्या आता है? इस मेज़रमेंट में एरर आता है। इस मेज़रमेंट में एरर आता है। तो मेज़रमेंट को बेस्ट पॉसिबल वे मतलब मेज़रमेंट को क्या अब हम क्या करते हैं मेज़रमेंट को चाहिए कि हम रिपोर्ट करें। इस तरीके से, इस मेज़रमेंट को हम रिपोर्ट करें इस तरीके से कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलायबल डिजिट्स है हमारे पास, मीन्स रिपोर्टिंग इस तरीके से हो कि जो रिलायबल डिजिट्स है, रिलायबल डिजिट्स है, वो सभी रिलायबल डिजिट्स इंक्लूड होनी चाहिए हमारी मेज़रमेंट में। क्या होना चाहिए? इंक्लूड होनी चाहिए हमारे मेज़रमेंट में और इसके साथ ही जो लास्ट का जो अनसर्टेन डिजिट है, लास्ट का जो अनसर्टेन डिजिट है, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी इंक्लूड होना चाहिए हमारी मेज़रमेंट में। और इसी जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट है, ये लास्ट अनसर्टेन डिजिट किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है लीस्ट काउंट से। और लीस्ट काउंट किससे करता है? प्रिसिशन से। मीन्स रिलेशन इसकी किसके साथ है? इसकी रिलेशन प्रिसिशन के साथ है। तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि मेजरमेंट में क्या आता है? मेजरमेंट में एरर्स आते हैं। तो इस वजह से ये रीज़नेबल ये बन जाता है कि हम मेजरमेंट या रिज़ल्ट को इस तरीके से रिपोर्ट करें कि जो प्रिसिशन है मेजरमेंट की, उससे हमें मेजरमेंट की प्रिसिशन की का अंदाज़ा लगे कि ये मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज़ है। मीन्स जो मेजर वैल्यूज़ है वो एक-दूसरे के कितने क्लोज़ है। मेजर वैल्यूज़ एक-दूसरे के कितने क्लोज़ है। उससे हमें ये अंदाज़ा मिले। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड या हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्टेड रिज़ल्ट है अ, उस रिपोर्टेड रिज़ल्ट में हम क्या करते हैं, हम वो नंबर्स इंक्लूड करते हैं, जो नंबर्स या जो डिजिट्स रिलायबल होते हैं। मीन्स जो हमें रिलायबली पता है कि ये इसके मेजर वैल्यूज़ और ट्रू वैल्यूज़ में आएँगे। और साथ ही में हम लास्ट अनसर्टेन डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं। किसमें? रिपोर्टिंग मेजरमेंट में हम लास्ट अनसर्टेन डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं। अ अ तो सिंपली हम कहेंगे कि जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट में एक तो मेज़रमेंट हमें इस तरीके से रिपोर्ट करनी है कि इससे हमें प्रिसिशन का पता चले। इससे हमें प्रिसिशन का पता चले कि ये जो मेजर वैल्यूज़ हमने मेज़रमेंट की है, ये कितनी प्रिसाइज़ है कि नहीं। क्यों हमें प्रिसिशन का पता चले? क्योंकि मेज़रमेंट प्रोसेस परफेक्ट प्रोसेस नहीं होता, इसमें एरर्स इंक्लूड होते हैं। तो एरर्स इंक्लूड होने की वजह से हमें अब क्या करना है, हमें इसको अब रिपोर्ट करना है इस तरीके से कि हमें इसकी जो मेज़रमेंट है, इसका जो प्रिसिशन है, उसके बारे में पता चले। प्रिसिशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेज़रमेंट में अब डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं। एक तो हम उन सभी डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं, जो हमें रिलायबली पता है और इसके साथ ही हम लास्ट अनसर्टेन डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं और लास्ट डिजिट, जिसकी रिलायबिलिटी पर हमें शक होता है, मीन्स अनसर्टेन होता है। और वो लास्ट डिजिट ऑटोमैटिकली हमें मतलब लीस्ट काउंट भी बताता है कि लीस्ट काउंट क्या होगा मेज़रमेंट का। तो इन सभी डिजिट्स को जब हम इकट्ठा लेते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको कहते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी इनको कहा जाता है। आई होप कि इतना जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। अब इसकी जो डेफिनिशन है, वो हम लिखेंगे। पहले हम इन सभी चीज़ को क्या करेंगे, इरेज़ करेंगे। तो वेट फॉर few seconds so that I may erase all these things. तो हम कुछ इस तरीके से हम कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे
कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स, तो इस तरीके से लिखेंगे एवरी measurement every measurement involves errors, so therefore it is reasonable to report the result. Report the result uh, um, in such a way as to indicate the precision of a measurement. तो जो कोई भी जो मेजरमेंट होती है उसमें एरर्स आते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें जो ये मेजर रीज़नेबल होता है कि इसको हम इस तरीके से रिज़ल्ट को रिपोर्ट करें कि हमें इस रिज़ल्ट से पता चले कि जो प्रिसिशन है मेजरमेंट की वो कितनी है। मीन्स जो मेजर वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो एक-दूसरे के कितने क्लोज़ होंगे और देयरफॉर हाउ क्लोज़ दे विल बी टू द एवरेज वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं, इसके लिए हम इस रिपोर्टेड रिज़ल्ट ऑफ मेजरमेंट में वो नंबर्स या डिजिट्स इंक्लूड करते हैं जो हमें रिलायबली पता होते हैं और तो इस तरीके से हम लिखेंगे फॉर दैट फॉर दैट we normally normally for that we normally uh, normally in the reported result all the digits all the digits known reliably plus the last uncertain digit plus the last uncertain digit प्लस द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो हम क्या करते हैं हम इस रिज़ल्ट को रिपोर्ट करते हैं किस तरीके से कि उसमें हम वो सभी डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं जो हमें रिलायबली पता है। रिलायबली हमें पता है और इसके साथ ही हम लास्ट अनसर्टेन डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मीन्स मेजरमेंट के प्रोसेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद कि मेजरमेंट प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए जो रिपोर्टेड रिज़ल्ट है उसको हमें इस तरीके से रिपोर्ट करना है, रिपोर्टेड रिज़ल्ट, मैं एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिपोर्टेड रिज़ल्ट के साथ में जो मतलब प्लस माइनस में आता है, जो वो एरर होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिपोर्टेड रिज़ल्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिपोर्टेड रिज़ल्ट हमें इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर आप समझिए कि जब मैं मतलब कोई भी ऑब्ज़र्वेशन या मेज़रमेंट लिखता हूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ एक्स-एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस रिपोर्टेड रिज़ल्ट को हम मतलब लिखें। तो इसी रिपोर्टेड रिज़ल्ट में हम क्या करते हैं, हम वो सभी डिजिट्स इंक्लूड करते हैं जो हमें रिलायबली पता है, साथ ही में हम एक अनसर्टेन डिजिट भी ले आते हैं, जिसकी रिलायबिलिटी पे हमें शक होता है और यही
जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट होता है, ये हमें प्रिसिशन के बारे में बताता है कि ये मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज़ है। तो इस तरीके से हम डेफ़िनिशन क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर significant figures significant figures are defined as the digits that are known reliably to us, plus the last uncertain digit plus the last uncertain digit plus the last uncertain digit। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स दरअसल होते हैं वो फिगर्स या वो डिजिट्स जो हमें रिलायबली पता होता है, प्लस the last digit which is not reliably known to us। मीन्स एक तो आते हैं वो सभी डिजिट्स जो हमें रिलायबली पता है कि ये मेजरमेंट में आएंगे, साथ ही में जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट है उसको भी इंक्लूड करके जो ये सारे डिजिट्स बनते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे सो दैट द थिंग्स कैन गेट क्लियर। तो एग्जांपल क्या लेंगे? तो एग्जांपल इसमें हम लेंगे, तो चलिए एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे? significant figures एग्जाम्पल के लिए हम we will go to the next slide। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। एक एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमारे पास थी कुछ, और जो डिस्टेंस है उसका जो मेजर्ड वैल्यू हमने लिया, मेजर वैल्यू जो हमारे पास आया, उस डिस्टेंस का मेजर वैल्यू फॉर सपोज 378.9 मीटर आया। 3.87 मीटर, मतलब इसका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर हमें मिला, जो मेजर वैल्यूज है। तो पहले ही इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पहले ही ये बात पता चलती है कि जो लीस्ट काउंट है मेजरमेंट का, लीस्ट काउंट कितना है मेजरमेंट का? लीस्ट काउंट है मेजरमेंट का मीटर। लीस्ट काउंट क्या है मेजरमेंट का? मीटर। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट इज मीटर। तभी तो अगर लीस्ट काउंट क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि लीस्ट काउंट 1 पॉइंट ये है मीटर, तो उस वक़्त ये डिजिट अनसर्टेन नहीं रहेगा, अनसर्टेन नहीं रहेगा। हुँ, तो लीस्ट काउंट क्या है मेजरमेंट का? लीस्ट काउंट है मेजरमेंट का मीटर। तो मेजर वैल्यूज़ को मीटर्स में लिखा गया है। तो जब हम मीटर्स में, मतलब जो लीस्ट काउंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो मीटर है, तो ऑटोमैटिकली जो ये डिजिट है ये हमें रिलायबली पता होगा। जो ये डिजिट है ये भी हमें रिलायबली पता होगा। जो ये डिजिट है ये भी हमें रिलायबली पता होगा, लेकिन जो ये डिजिट है ये हमें रिलायबली पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम मीटर्स में मेज़र करेंगे तो फॉर सपोज़ वो जो लेंथ है, लेंथ हम इस तरीके से लेंगे।
जो ये मेजर लेंथ है। तो चलिए हम पेन का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे। पेन का जो कलर है वो हम क्या करेंगे, वो हम चेंज करेंगे। फॉर सपोज ये हमारे पास एक जो डिस्टेंस है ये हमें मेजर करनी थी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो हमने मेजरमेंट की किसी स्केल के साथ जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मीटर के बराबर है। लीस्ट काउंट क्या है? 1 मीटर के बराबर है। तो चलिए, तो जब हमने मतलब इसको मेजर किया, जब हमने इसको मेजर मतलब यहाँ पर इसका आया 0, फिर साथ ही में यहाँ पर कहीं पर आया 1 मीटर, इसी तरीके से यहाँ पर आया 2 मीटर, इसी तरीके से बढ़ते, 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 इस पॉइंट तक क्या आया? इस पॉइंट तक आया है 3.78 मीटर और जो नेक्स्ट मीटर है, वो आया 3.9 मीटर। तो इस पॉइंट तक लगभग इस पॉइंट तक क्या आ रहा है? 370। तो इस पॉइंट तक हमें रिलायबली पता है कि जो मेजर डिस्टेंस है वो इतनी है। लेकिन जो ये लेंथ है, इतनी जो लेंथ है, ये क्या आ रहा है? ये इसके जो ये 378 मीटर और 379 मीटर के बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? बीच में ये आ रहा है। तो इससे क्या होगा? तो इसको हम रिलायबली इस लेंथ को हम रिलायबली नहीं जान सकते कि ये रिलायबली है क्या? तो अगर हम सिंपली कहेंगे कि लेंथ 378 मीटर है, तो ये रिज़ल्ट मतलब इनएक्यूरेट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के मतलब जो ये ट्रू वैल्यू के दूर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पर हम एक तरीके का गेस वर्क भी करते हैं कि जो ये लेंथ है वो मतलब हम व ऑटोमैट या हम इंट्यूटिवली क्या करते हैं, जो ये मीटर है इसको हम डिवाइड करते हैं। विदाउट हैविंग द ग्रेजुएशंस देयर हम इसको डिवाइड करते हैं कि इतना होगा 3.5 तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये 3.9 के आस-पास आ रहा है। तो जो ये लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट हमें रिलायबली पता नहीं है कि ये लास्ट डिजिट दरअसल है क्या? जो ये लास्ट डिजिट है 378.9, जो ये लास्ट डिजिट है ये हमें रिलायबली नहीं पता है कि ये लास्ट डिजिट है क्या। तो ये रिलायबल डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट, लेकिन एक ही अनसर्टेन डिजिट हमें लेना है, प्लस द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ये चारों इकट्ठा मिलके क्या बनाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएंगे। आई होप कि सिग्निफिकेंट फिगर का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि ये अनसर्टेन डिजिट क्यों होता है। ये अनसर्टेन डिजिट इसलिए होता है क्योंकि जो लीस्ट काउंट होता है वो इससे बड़ा होता है और तो ये जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन बन जाता है, अनसर्टेन बन जाता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएँगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर क्या आ रहे हैं? तो क्लियरली जो 3 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, जो 7 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, जो 8 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, जो 9 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है और जो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमें रिलायबली नोन है। ये रिलायबल है और जो लास्ट है ये अनसर्टेन है। आई होप कि जो ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अ, आई होप कि जो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये आपको पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the next topic which is related to the significant figures. So until then, bye bye.